नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 6 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। जी हां, भाजपा संगठन ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 6 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की जांच के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देशन पर भी यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। निष्कासित लोगों में संजय वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष भवाली, नैनीताल श्रीमती ज्योति वर्मा, मंडल मंत्री भवाली, रवि कुमार मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा भवाली, अनुभव कुमार मीडिया प्रभारी भवाली, हरीश विष्ट ब्लॉक प्रमुख भीमताल के साथ ही कृपाल सिंह विष्ट मंडल महामंत्री नैनीताल। तो ये लोग शामिल हैं जिन 6 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। राष्ट्रपति ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति शरद पारधी और कुल सचिव बलदाऊ देवांकर ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण भी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज का दौरा किया है, जहां उन्होंने किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। वहीं बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा कार्यकर्ताओं ने फूल माला से सीएम धामी का स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। और बहुत उत्साह है, हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए जगह जगह पर बैठते हों, जिलावार बैठते हों। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम धामी के 30 नवंबर के प्रस्तावित दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम धामी मंगलवार को बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे विधानसभा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। मंत्री शीतल जोशी ने बताया कि पिछले 4 महीने में जो मुख्यमंत्री ने फैसले लिए हैं, उससे समाज को सकारात्मक सोच मिली है। और भव्य स्वागत होगा, दिव्य स्वागत होगा और जसपुर के लिए बड़ी बड़ी सौगात होंगी और बड़े बड़े काम होंगे। जसपुर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। हरिद्वार में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने उद्यान विभाग के एकीकरण में संबंध में तैयार प्रस्ताव को भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि तैयार प्रस्ताव पर अपने सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किए जाएंगे। इस अवसर पर कृषि सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। खेत का और किसान का दोनों का किस तरह से भला हुआ, इसी दृष्टि से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज की थी। और आज क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भी रूबरू कर्मचारी संगठनों के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में महिला मोर्चा की बैठक की गई है। उन्होंने 4 दिसंबर को पीएम मोदी के देहरादून दौरे को लेकर महिला मोर्चा को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम के दौरे को चुनावी मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। कौशिक ने कहा कि महंगाई जैसे मुद्दे को मोदी मैजिक में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश बनाने में 15 से 20% महिलाओं की भागीदारी रही है। स्तर पर अलग से महिलाओं की संख्या कितनी आएगी, कैसे आएगी,
उस संबंध में सारी वार्ता चर्चा हुई है। महिलाओं में उत्तराखंड में सियासी दलों ने चुनावी रणनीति के साथ साथ जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट की तलाश भी शुरू कर दी है, जिससे सत्ता वापसी हो सके। भाजपा, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी इस चुनावी वेला में अपने लिए जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विधानसभा वार पार्टी की समिति दौरा करेगी और प्रत्याशियों को लेकर बातचीत करेगी। कांग्रेस भी भाजपा की तरह ही जिताऊ प्रत्याशियों का दांव खेलना चाहती है, इसलिए उनके द्वारा भी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया गया है। लोग 70 विधानसभाओं में एक समिति भेजने वाले हैं। वहां सभी प्रमुख लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए और वहां किस प्रकार का एक स्थिति है, कौन कौन ऐसे दावेदार हैं, उन सब की सूची प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में जो प्रबल दावेदारी है वो आए और उसमें से फिर ये चुनाव हो कि कौन से जिताऊ कैंडिडेट हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हम संख्या में जीतेंगे तो 2022 में अच्छे नंबर्स के साथ हम सरकार बना सकते हैं। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आकाशवाणी रेडियो स्टेशंस को भी अब जल्दी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए भूमि तलाश ली गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला ने कहा कि आकाशवाणी रेडियो स्टेशंस के लिए महू डाबरा में जमीन तलाशी गई है और जिसके लिए राज्यपाल ने अधिसूचना जारी भी कर दी है। विनय रोहेला ने कहा कि वित्त विभाग से पैसा भी जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रेडियो स्टेशन के भूमि पूजन करने आ रहे हैं। नगर पालिका भवन है, उसका पैसे की स्वीकृति का आदेश जारी हो। यहाँ पर मिनी स्टेडियम नहीं है। जिस घर में जाता हूँ बच्चे कहते हैं साहब स्टेडियम नहीं है, तो मिनी स्टेडियम की मांग मैंने की है, उसके लिए हम कार्रवाई शुरू कर भी दी हमने। यहाँ सिविल लाइन बनना बहुत जरूरी है। जसपुर के अंदर सिविल लाइन बन जाए तो इसका जो निश्चित रूप से शहर की आबहवा बदलेगी। बहुत सारा गड्ढों के कारण जो है पानी का सैनिटाइजेशन ऊपर नीचे हो रहा है, दीवारों में बीमारी बढ़ती है। और जसपुर के अनेक मार्गों की स्वीकृति कल वो करने वाले हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक विपदा के रूप में प्रकट हुई कोविड-19 महामारी ने देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड को भी प्रभावित किया। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कमर कसते हुए कोविड पर नियंत्रण के लिए त्वरित गति से कार्य किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोविड टेस्ट की सुनियोजित व्यवस्था की। महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य में वायरस की जांच हेतु एक भी लैब नहीं थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे पर ही निर्भरता थी। लेकिन सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में 11 सरकारी और 26 प्राइवेट लैब मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों में 75 ट्रू नेट मशीनों द्वारा कोविड टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर लोगों के घर तक होम आइसोलेशन किट पहुंचाई गई, जिससे घर पर ही प्रभावी उपचार संभव हो पाया। अस्पतालों में निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने ठोस पहल की। मार्च 2020 में जहां सिर्फ एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था, उसे बढ़ाकर अक्टूबर 2021 तक 87 कर दिया गया है। मार्च 2020 में स्वास्थ्य विभाग के पास मात्र 275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध थे, जिनकी संख्या सितंबर 2021 में 9,838 हो गई है। संक्रमण पर नियंत्रण और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने हेतु मानव संसाधनों को बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत 1800 से ज्यादा डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य सहायक स्टाफ को भर्ती किया गया। महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेलीमेडिसिन पद्धति के अंतर्गत ई-संजीवनी ओपीडी का संचालन किया गया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर आइसोलेशन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई गई। आपातकालीन स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता के लिए एम्बुलेंस की संख्या 214 से बढ़ाकर 517 कर दी गई। महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अब दूसरी डोज के 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है राज्य सरकार।
मोबाइल वैक्सीनेशन टीम भी घर घर जाकर टीके लगा रही है। सभी निवासियों से प्रदेश सरकार की अपील है कि वे निर्धारित समय के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लगाएं और कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में सरकार के भागीदार बने। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस वर्ल्ड का फील में जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने कई अहम विशेष निर्देश दिए हैं। कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के साथ वैक्सीनेशन के लिए हर घर दस्तक अभियान तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में भी केंद्र से जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम कोविड सैंपलिंग को बढ़ाने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सुनिश्चित करने को भी कहा है। भीड़भाड़ वाले स्थानों और राज्य की सीमाओं पर रैपिड टेस्ट करने पर भी जोर दिया है। कि ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट आया है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। चमोली के थराली विधानसभा पहुंचे कर्नल कोठियाल का नंदप्रयाग में जोरदार स्वागत किया गया है। विधानसभा प्रभारी गुड्डू लाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया है, जिसके बाद नारायणगढ़ में रोजगार गारंटी यात्रा में शामिल हुए हैं। कर्नल कोठियाल ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद कोठियाल ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की धामी सरकार लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर है।
आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार पर निशाना साधा है। संजय भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह ने जनता से कई वायदे किए लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया है। कोरोना को लेकर जनता कह रही है कुछ तो करो धामी सरकार। भट्ट ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जो बाहर से उत्तराखंड आ रहा है उसका टेस्ट किया जाए, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। भट्ट ने बताया कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का 4 दिन के दौरे पर 30 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड में रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, उस पर आज तक पिछले 21 सालों की सरकार निकम्मा और नाकारा साबित हुई है। तो हमारी यही मांग है कि अब तो कुछ कर धामी। काशीपुर में हरभजन चीमा ने बलराज पासी की रैली पर विरोध जताया और कहा है कि जो पासी की रैली में नारेबाजी की गई है वह पार्टी की रीति नीति नहीं है। बता दें कि बलराज पासी की रैली में हर हर काशी घर घर पासी के नारे लगाए गए थे। तो वहीं हरभजन चीमा ने अपने बेटा त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी से टिकट की मांग की है। चीमा ने कहा है कि मैं 75 साल का हो चुका हूं और पार्टी की रीति है कि 75 के पार व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो मैं अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट की मांग कर रहा हूं। दूसरा नारा यहाँ जो क्या है वो हर हर काशी घर घर काशी घर घर पासी, ये नारा क्या कहता है? इसका मतलब बिना टिकट मिले इस तरीके का अपना प्रचार करना ये सही नहीं है। यदि कल को बलराज पासी जी को टिकट दे देती है पार्टी तो चुनाव लड़ाएंगे आप? बलराज पासी जी को टिकट मिलती है जरूर लड़ाएंगे। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को व्यासी बांध प्रभावित क्षेत्र लोहारी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। विधायक मुन्ना सिंह जुड्डो परियोजना में आयोजित शहीद सुरेश तोमर जनजातीय संस्कृति और क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। क्षेत्र के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो व्यापक हित में बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, उसमें कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है और अपनी नाराजगी प्रकट करने का, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करने का अधिकार हमारा संविधान जनमानस को देता है। हरिद्वार में यहाँ पे बताया गया, देखिए हम कोई पाकिस्तान से आ रखे कि हमको जौनसार बाबा का एकमात्र गांव द्वारी है जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है ब्यासी बांध से, तो क्या हमको जमीन के बदले जमीन नहीं मिल सकती है? और आज का जो धरना प्रदर्शन है ये हमारा विगत 5 जून से चलता आ रहा है। सरकार के आगे हम हार गए। आज हमने फिर ये सुना कि पानी भर रहे हैं, तो आज फिर आए, कल भी आए थे, थोड़ा सा सुरेश के उसमें आए थे कि चलो उसमें हमारा भी योगदान रहे। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के लाम गांव में महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई है। रैली में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले प्रदेश में 24,000 नौकरियां निकाली जाएंगी और पुलिस विभाग में 3,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जिससे 1500 महिलाओं को भर्ती किया जाना है। रावत ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां रविदास और वाल्मीकि मंदिर हैं उनका नया स्वरूप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुड़ को साफ सुथरा कर विदेश निर्यात किया जाएगा। रावत ने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कठिन हो गया है और ये चंद लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के ऊपर महंगाई थोपी है। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की भूख हड़ताल जारी है। संविदा कर्मियों ने विभाग पर धोखे में रखने का आरोप लगाया है और उन्होंने फिर से नियुक्ति किए जाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें रुका हुआ वेतन भी दिया जाए। संविदा कर्मियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। दीपा राणा और डिगर खराय दोनों भूख हड़ताल में 3 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, रात दिन यहीं पर ही बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को दोबारा से नियुक्ति दी जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमे को अस्पताल में सुविधाएं जुटाने को भी कहा है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सख्ती बरतते हुए कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, डीजीपी अशोक कुमार,
स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा मौजूद थी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। हल्द्वानी में कोविड के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड से एक मरीज की मौत भी हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ते देख प्रशासन अब अलर्ट हो गया है और उच्च अधिकारियों ने सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों पर, शॉपिंग मॉल्स में भी अब कोविड सैंपलिंग की जा रही है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील की है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है और इसको लेकर जो जगह जहां भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी जगह पे सैंपलिंग कराई जाए। इसी क्रम में हम लोग जो यहाँ नुमाइश लगी हुई है, इसमें सभी दुकानदार जो कि बाहर से आए हुए भी हैं, इनमें से कुछ, उन सभी की सैंपलिंग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर 1 दिसंबर से होने वाला सीएम का पौड़ी दौरा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पौड़ी में 19 लोगों को कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। कोविड प्रभारी डॉक्टर आशीष गुंसाई का कहना है कि यमकेश्वर समेत पौड़ी में संक्रमित 19 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब आसपास के इलाकों में टेस्टिंग कराई जा रही है और लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। तो इन सैंपल्स में हमारे पास में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्योंकि उनकी पोस्ट मतलब वहाँ पे ड्यूटी थी, तो स्क्रीनिंग में देहरादून से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। 9 लोग देहरादून जिले के हैं, 3 लोग यमकेश्वर के हैं, दुगड्डा के 2 लोग, एक शख्स हैं हरिद्वार के, और 4 लोगों से अभी हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनके बारे में खबर लगेगी तो ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकेगा। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।